नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज। बीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। मैं तो कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जून जुलाई क्यों आता है, क्योंकि जून जुलाई आता है तो डर लेके आता है, कष्ट लेके आता है, मुसीबत लेके आता है, पहाड़ पे पहाड़ जैसा डर लेके आता है। आप उठा लीजिए, जब से राज्य बना है, जब से हम लोग जानकार हुए, चाहे बरनावत हो, 2013 का आपदा हो, सिहर उठता है जब हम इस विषय पे बात करते हैं, पूरी शरीर कांप जाती है। क्यों? क्योंकि यह महीना ही ऐसा होता है जब आपदा लेके आता है और आपदा आए और चली जाए, और इस दौरान जो जान मान की हानि होती है उसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाती। दैवीय आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, अगर ये सारी आपदाएं आती हैं तो एक बार कहा जा सकता है कि मौसम की मार है, प्रभु ने कहीं से हो सकता है कि उनकी दृष्टि गड़बड़ हुई। लेकिन जब मानवीय त्रुटि से कोई आपदा आए उसकी जिम्मेदारी किसकी? जोशीमठ को ले लीजिए, मानवीय त्रुटि थी। 90% जोशीमठ लगभग बर्बाद हो चुका, फिर वापस आता है। अगर हम तुलना करते हैं 2013 में केदार घाटी की आपदा से, तो वह दैविक आपदा थी, प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन ये जो जोशीमठ की आपदा थी वह तो मानवीय त्रुटि थी, लोगों की गलती थी। बार बार कहने के बाद भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी चमोली में एक बड़ी आपदा आती है, झुलस के लोग मर जाते हैं। उस पर किसी का ध्यान जाए चाहे न जाए, लेकिन राजनीति जरूर ध्यान देती है, और राजनीति ध्यान देती है तो उस पर राजनीति की जब विषय में और राजनीतिक दृष्टि से चर्चा होती है तो फिर ये चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है कि उत्तराखंड जो आपदा प्रदेश धीरे धीरे बनता हुआ चला जा रहा है, उसमें अगर मानवीय त्रुटि के कारण कोई आपदा आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या एक छोटे से नीचे के अधिकारी को हटाकर सस्पेंड करके इतिश्री कर लेनी चाहिए, या उससे सीख लेते हुए बड़े उन सभी लोगों को दंडित करने का एक बार हिम्मत करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कम से कम लोग ऐसी गलती ना करें? इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा भाई प्रवक्ता अमनदीप जी। अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के चिर परिचित चेहरे संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन सब के साथ आम आदमी की तेज तर्रार प्रखर वक्ता, प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, जब राज्य बना तब से आप इस राज्य को देख रहे हो। बड़ी मेहनत की कांग्रेस भाजपा ने, कभी ऊर्जा प्रदेश बनाने की, कभी पर्यटक प्रदेश बनाने की, कभी कई प्रदेश बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या आज ये कहने में गुरेज मुझे तो नहीं हो रहा है कि प्रदेश कुछ बना हो चाहे न बना हो, लेकिन आपदाओं का प्रदेश बन गया है? उमा जी, देखिए, उत्तराखंड एक हिमालय बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, बारिश ज्यादा होती है। तो जो इसकी अपनी समस्याएं हैं, या मैं कहूँ जो इसकी अपनी खूबसूरती है, वो है नेगेटिव शब्दों का यूज ना करके उत्तराखंड की एक अपनी खूबसूरती है कि यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पर नदियां हैं। लेकिन जो मानवीय त्रुटि की वजह से जो आपदाएं यहाँ पर आती हैं, मैं केदारनाथ की आपदा को भी ये नहीं कहूंगी कि ये ईश्वर की तरफ से दी गई आपदा थी। ऊपर चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर था, साइंटिस्टों ने उस चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर का ध्यान नहीं रखा, उसका जो सर्वे होना चाहिए था वो सर्वे नहीं हुआ। धुआंधार बारिश हुई उस दिनों, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर का जो सरहद थी वो फट गई और हमने एक आपदा देखी। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सरकार ने। रैणी की आपदा आती है, हमें ये नहीं पता होता रैणी आपदा के टाइम कि हमारे कौन से मजदूर किस टनल में है। क्या वो ईश्वरीय आपदा है? बरसात तो आएगी, नदियां तो आएंगी, आप टनल कहाँ पर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? क्या हमारे जो वैज्ञानिक है या हमारा जो विभाग है, क्या उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए था? और ये जो अभी कल की जो आपदा आई है, इसमें 17 लोग मारे गए हैं। श्रीवास्तव जी, सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसके लिए क्या करूं।
कोई बात नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का देश है इस समय हिंदुस्तान। हमारे इंसानी जान की कीमत की कोई परवाह नहीं होती है। क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि सरकार पर फर्क पड़ता है या सिस्टम पर फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो उन बच्चों पर पड़ता है, उन माताओं पर, उन पत्नियों पर फर्क पड़ता है जिनके घर का कमाऊ खुद चला गया। सरकार आएगी, हम भी हल्ला मचाएंगे, कैंडल मार्च भी विपक्षियों ने निकाल दिया, सरकार को कोस दिया, जाके राज्यपाल से भी हम लोग मिल लेंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी हो जाएंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, इतिश्री करिए और आप अपने घर आ जाइए और कहिए कि ईश्वर की वजह से ये हो गया और उनकी उम्र इतनी लिखी थी भगवान ने। ये है हमारा सच हमारे उत्तराखंड का। हमारे यहाँ जान की कीमत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ लोग सिस्टम को दोष देने की बजाय ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं किसी भी आपदा में। ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया। उमा जी, हम आपसे और चर्चा करेंगे क्योंकि आप प्रशासनिक स्तर पे बड़ी अच्छी तरह से जानती भी है और जानकार भी है। ये आपदा जो कंट्रोल ये बोर्ड बना है, जिनका कंट्रोल रूम बना है, उसकी क्या स्थिति, मैं उस पर आपसे जवाब लूंगा। और मैं चाहूंगा कि सरकार को सजग करते हुए इनको आज आईना दिखाया जाए कि सचिवालय में जो इनका आपदा कंट्रोल बना हुआ है, वहां पे जो लोग हैं, कौन लोग हैं और किस समय रहते हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं, उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। और अगर आपदा कंट्रोल बोर्ड 24 आवर्स सजग नहीं है तो उस पर किसकी गलती है? संजीव वर्मा जी, आपदा का जो कंट्रोल रूम है, अगर वह पूरे तरह से काम नहीं कर रहा है, चलिए मैं मानता हूं आपदा आती है, दैवीय आपदा है, लेकिन हम महत्वपूर्ण रूप से आज चर्चा कर रहे हैं जो मानवीय त्रुटि से आपदा है। लेकिन आपदा आने के बाद 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो होती है तुरंत बचाव कार्य कैसे किए जा रहे हैं। बचाव कार्य करने के बाद हम ध्यान देते हैं कि अब उस पर राहत कार्य कैसे किया जाए। लोग अगर बच गए हैं तो उन्हें राहत कैसे दी जाए। और बचाव कार्य, राहत कार्य के ये सारे काम की मॉनिटरिंग आपदा विभाग करता है। और आपदा विभाग आपके प्रदेश का सचिवालय में मुख्यमंत्री के आने के बाद उनके सामने अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, उसके बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर कहीं कोई आपदा आ रही है और उस आपदा की जानकारी समय से नहीं पहुंच पा रही है तो किसको दोष दिया जाए? संजीव वर्मा जी। संजय जी, पहले तो आपका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। आपदा विभाग भी अपना अच्छे से काम कर रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जिन जिन जगहों पर आपदा आ रही है, जहां जहां पर भी बादल फटने की और अतिवृष्टि की जो प्रॉब्लम्स जहां जहां पर भी फेस हुई है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जो प्रभारी मंत्री हमारे हैं उन सबको डिप्लॉय किया गया है। वो अपने अपने स्थानों पर वहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पुनर्वास का काम कर रहे हैं, भोजन, कपड़े, बर्तन और आर्थिक रूप से जो भी वहाँ की आवश्यकता है उनको पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। और इसी के इतर यदि आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भी हम यदि बात करते हैं, हमारे संवेदनशीलता की हम यदि बात करते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा न केवल उत्तराखंड में बल्कि जिन जिन प्रदेशों में जो जो भी प्रभारी हैं उन सभी प्रभारियों को अपने प्रदेशों में भेजा गया है कि आप संगठन स्तर पर जहां जहां पर भी इस समय बाढ़ और आपदा की जो भी स्थितियां हैं उनको देखिए और अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनको सेवा और समर्पण के साथ तमाम जनता के दुख दर्द में सहायक बने और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए सबकी सेवा शुश्रूषा हम लोग करें। और एक तरफ हो गया ये तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हो गया, दूसरी ओर हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, जहां मैं सोचता हूँ उत्तराखंड से इस बार शायद कई गुनी अधिक आपदा की स्थिति वहां पर हुई है। भारतीय कांग्रेस की वहां पर सरकारें हैं। और सर आपदा की तुलना मत करें सर। एक मिनट सर, आप भटका रहे हो। आपदा की तुलना करोगे सर, मैं बिल्कुल आप कहोगे यहाँ 16 मर गए, वहाँ पे इतने आने के बाद 18 मरे, मरों की गिनती की आप सर प्लीज। संजय जी
तुलनात्मक मैं तुलना दृष्टि से नहीं सही है सर। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की जान की एक समान कीमत होती है, चाहे वो उत्तराखंड में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, चाहे दिल्ली में, चाहे कहीं पे भी व्यक्ति है और जान की कीमत राजनीति से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर होती है। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ, मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा हूँ। मैंने चलिए ठीक सर, मैं लौटता हूँ सर सुनो, मैं आ रहा हूँ, लौटता हूँ। देखिए आपने दो प्रश्न कहा, मैं दर्शक बैठे होकर बैठी है, आपके बड़े नेता राहुल गांधी जिनको हिमाचल की चिंता करनी चाहिए, वहाँ की जो हानि हो रही है आपदा कंट्रोल चिंता करनी थी सर। अभी हिमाचल की चिंता अभी उत्तराखंड में अपनी यात्राएं करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा राजनीतिक दृष्टि से आज चर्चा नहीं हो सकता सर। आज मैं राजनीतिक दृष्टि से चर्चा नहीं करूंगा और न आपको राजनीतिक रूप से मैं बोलने का मौका दूंगा, न मैं आपको राजनीतिक रूप से घेरूंगा, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा। आपने कहा आपदा कंट्रोल रूम, अभी मैं आप सचिन से कहूंगा आपदा कंट्रोल रूम में फोन लगाए और हमको बताए वहां कितने लोग हैं। दूसरी चीज, आपने कहा मंत्री, हमें बताएं आप कि कौन सा मंत्री उस क्षेत्र में जाकर के वहां दौरा कर रहा है। मैं लौटूंगा, ये दोनों जारी अपडेट करके रखिएगा। अमनदीप, कांग्रेस पार्टी हकीकत में सबसे बड़ा आपदा का सामना की 2013 में, और नो डाउट जितनी मजबूती से आप लोगों ने वापसी की कोई तुलना नहीं है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जो 2013 में केदार घाटी में आपदा आई थी वह उसी साल वह यात्रा प्रारंभ हो पाएगी, लेकिन सब मान के चल रहे थे कि कम से कम 2 सीजन नुकसान होगा, उसके बाद यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन उस समय की आपके अधिकारियों ने और सरकार ने मुस्तैदी से काम किया और काम करने के बाद परिणाम ये निकला कि हम उसी साल यात्रा को मूर्त रूप दे पाए। लेकिन आज आपके विधायक जी कहाँ हैं? बद्रीनाथ में कोई बात होती है, अगर इतनी बड़ी आपदा कोई भी बात अगर हो रही है तो आपके विधायक का भी फर्ज उठता है ना साहब। आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके प्रदेश अध्यक्ष इतनी कर लेते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छी बात कही उमा जी ने कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी दैवीय आपदाओं से, इतनी बड़ी मानवीय त्रुटि की आपदाओं से गुजर रहे हैं। शाम के समय कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और इतनी कर लेते हैं। कांग्रेस विपक्ष, मजबूत विपक्ष कहाँ है? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो आपदा का सिस्टम बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर, अभी चमोली जो कांड हुआ हमारे सभी के सामने है कि इस प्रकार से वहाँ भी चीजें सामने आई, 16 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ही दुखदायी खबर है पूरे प्रदेश के लिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो मामला है ये सारा का सारा राजनीति से ऊपर उठ के, तो मेरा मानना है, मेरा अपना मानना ये है, ना तो ये भाजपा और कांग्रेस वाला मामला है। क्योंकि एक्चुअलिटी क्या है सर कि हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहे जिस मर्जी की हो, जिसकी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मेरा जो अपना मानना है कि सरकार को हमेशा अपने अधिकारियों पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जिस चीज के लिए कौन सा संगठन सरकार द्वारा तैयार किया जाता है उसके अंदर जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है जी, जो चमोली कांड हमारे सभी के सामने हुआ, जो 16 लोगों की करंट लगने से मृत्यु हुई, जिसमें हमारे एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ एवं अन्य दलों के जवान भी थे, जिसमें मैं एनएसयूआई का हमारा एक युवा छात्र भी था जो उस करंट लगने से खत्म हुआ है वहाँ। तो इससे बड़ी हानि हमारे लिए, देखिए मैं अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की बात करने के बजाय मैं ये बताता फिरूं कि भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, तो ये मानने पर मेरा अपना दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रदेश के लोगों की बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं किसी का कंपैरिजन नहीं करूंगा। हमारे यहाँ अभी भाजपा के प्रवक्ता ने, महोदय ने जो हिमाचल का कंपैरिजन कर दिया, अब कंपैरिजन मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज मेरा मतलब जो जिस तरीके का मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे लिए, और हमें, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ सरकारों को, भाजपा सरकार को, सर हमारा सवाल पूछना अधिकार है, क्योंकि हम लोग धरातल पर है, हमें पता है कि किस प्रकार से कौन सा कार्य हो रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कौन से पहलू उठाए जा रहे हैं, कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मानना है। दूसरी बात क्या है, जहां हम लोग मिस होते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी हमें दिखाई देती है, तो उस पर हमें जल्द से जल्द
कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर मेरा देखिए ऐसा है कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देने से किसी का मृतक जो था वो वापस नहीं आ जाएगा और वो 5 लाख रुपए को पूरी उम्र तो खर्च करेगा नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य उनके परिवार के लिए किया जाए जिस कार्यों को लेकर वो अपनी जो जिंदगी का मतलब जो जिंदगी सर्वाइविंग है वो अच्छे से कर पाए। और सरकार को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हमने जो देखिए ये गवर्नमेंट ये जनता का टैक्स है जो हम लोग दे रहे हैं और सरकारें चल रही हैं, तो सरकार जो टैक्स का यूज करती है जिस प्रोसीजर के लिए उसमें कम से कम ध्यान तो दिया जाए। नहीं अमनदीप, मेरा विषय एक महत्वपूर्ण है। मैंने 2 विषय की चर्चा की। एक तो कही मैंने कि दैवीय आपदा, जी सर, मतलब जो जिसको कहा जा सकता है कि भगवान ने जी सर ऐसा कर दिया जी। और उसके भी पीछे का रीजन मैं अगर जाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि केदारनाथ में ऐसे लोग जा करके वहां जो हरकत कर रहे हैं वह भी शर्मसार करने वाली है हमारे पहाड़ को, हमारे अपने प्रदेश को, देवभूमि को, जो वहां पे जा करके जिस तरह की हरकत करते हैं। भाई आपके घर में आकर के कोई अगर अनर्गल काम करेगा तो बट नेचुरल है कि आप भी नाराज हो जाओगे और आप भी कोई ऐसी चीज करोगे। भगवान के धाम में जाकर के जो चीजें हो रही हैं वह भगवान तो फिर नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जोशीमठ और अभी जो चमोली में हुआ वह तो मानवीय त्रुटि है ना साहब, ये अधिकारियों की गलती है ना। और मैं आ रहा हूं और अगर अधिकारियों की गलती है तो उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा? सर देखिए ऐसा है, अगर अधिकारियों की गलती है ना, अभी मैंने भी यही बात बोली, अगर आप किसी चीज के लिए एक संगठन तैयार कर रहे हैं तो अधिकारियों को देखना भी तो सरकार का कार्य है या किसी और का है। और जिस अधिकारी द्वारा जो भी ये चीजें हुई और जहाँ मतलब जो ध्यान नहीं दिया गया उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, सरकार एक्शन ले। क्योंकि एक्शन लेने से सर क्या है कि मेरे को पता है कि जो करंट लगने से जो खत्म हुआ है वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ये है कि उस पे एक्शन लेने से कम आदमी को ये एक संतुष्टि मिलती है कि आज जो गया है उसको कम से कम एक संतुष्टि है उसके परिवार को, जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लीजिए या जो दूसरी चीजें हुई है वहां पर उसमें कम से कम एक्शन सरकार द्वारा तो लिया ही गया है। मतलब हमारा ये मेन मानना है कि सरकार को संगठन पे ध्यान देना चाहिए। मैं समझ गया राइट, सही बात। उमा जी, छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई की गई और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई की गई है तो क्या लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं सरकार ये मान के चल रही है कि बड़े अधिकारियों को बचाना है? श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं अपने जनरल नॉलेज थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि आजकल नमामि गंगे जो परियोजना है उसको देख कौन रहा है। पहले आरुषि मिशन थी और उसकी कोऑर्डिनेटर, जहां तक मेरी जानकारी थी आरुषि मिशन की कोऑर्डिनेटर थी और शायद इस समय भी आरुषि मिशन की ही कोऑर्डिनेटर है। पर अगर वो महिला कोऑर्डिनेटर है तो उसके बाद नमामि गंगे परियोजना की क्या स्थिति होगी वो भगवान माने। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप किसी एक कार्यकर्ता को जो कि एक मुख्यमंत्री की या एक केंद्रीय मंत्री की सुपुत्री हैं, उनका कौन सा ऐसा प्रशासनिक अनुभव देखकर आपने उनको इतनी बड़ी परियोजना का निदेशक बना दिया कि जाइए आप नमामि गंगे संभालिए और करोड़ों रुपए का आप बारह न्यारा कीजिए। आरुषि मिशन जी का कोई एक बयान दिखा दीजिए, पिछले 10 साल में कोई एक रिपोर्ट दिखा दीजिए कि उन्होंने नमामि गंगे की किसी परियोजना में, कहीं किसी सड़क पे, कहीं किसी नदी के किनारे में खड़े होकर कहीं एक फोटो भी, एक सेल्फी तक भी उनकी हो। मैं निशंक आरुषि जी की पर्सनल लाइफ पे या उनकी पर्सनल जो उनका हो रहा है उस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ। मेरा कमेंट इस बात पर है कि उत्तराखंड की देवभूमि में नमामि गंगे परियोजना आती है, उसकी जो सर्वे सर्वा है वो एक ऐसी महिला को बना दिया जाता है जिन्हें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ ये एक्सपीरियंस है कि वो निशंक जी की प्रिय सुपुत्री है। आप बताइए श्रीवास्तव जी कि हमारा पैसा, हम टैक्स पेयर्स का पैसा जो नमामि गंगे परियोजना में जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन? हम सिर्फ अधिकारियों को दोष क्यों दें? जब सिर्फों पर बैठा नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, कोई आपको डांट लगाने के लिए नहीं बैठा, तो मानवीय भूल होती है, मानवीय त्रुटि होती है। हमें कोई नहीं देख रहा तो हम जैसा बनाए जैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो पूछने वाला नहीं है। अब आप ये बताइए कि अगर इस तरह की इतनी बड़ी परियोजना और उसकी जो सबसे बड़ी मैं कहूँ अधिकारी है वही गायब है और इस समय नजर नहीं आ रही है। संजीव वर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन हिमाचल और गुजरात मत जाएगा प्लीज, बस इसी पे जवाब दीजिए सर, क्योंकि हकीकत ये है एक अमर अभियंता को मैं वही बोलूं? नहीं सर जो हमारे पैनलिस्ट आएंगे वो बोलिए आप प्लीज। संजय जी देखिए सर,
जो भी चमोली की घटना हुई करंट वाली सर, वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, बहुत मार्मिक दुर्घटना थी और उसका सबको खेद है, सबको कष्ट है और बुरा दुख भी है और हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इंस्टेंटली जैसी घटना की जानकारी हुई चमोली को स्वयं गए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां पर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी से और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो घायल थे उनको एम्स में भर्ती कराने का काम किया और जो लोग वहां पर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके प्रति जो भी वर्मा जी, मेरा क्वेश्चन मुख्यमंत्री पे नहीं है, मेरा क्वेश्चन नमामि गंगे की विदिशा के ऊपर है। मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर भी एक लाइन में जवाब दे दीजिए। आपकी बात पर भी आ रहा हूँ मैडम जी, एक लाइन में जवाब है। जो और आज जो वहाँ पे 3 लोग जो इस घटना के प्रति जिम्मेदार थे, पुलिस ने उनमें से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और ये पूरी तरह से इसकी जांच हो रही है। अभी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। क्या आरुषि जी पे भी कार्रवाई होगी कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कार्रवाई तो केजरीवाल के ऊपर भी होनी चाहिए, जिसने कहा था, जिसने बोला कि मैं 38 झीलें बना दूंगा, पूरी दिल्ली को झील बना दिया। होनी चाहिए ना कार्रवाई, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप जवाब दीजिए पहले, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। केजरीवाल के ऊपर अरे भाई एक बात सुनो संजय जी, जब आपके नेता के ऊपर बात आती है, आपके नेता के ऊपर बात आती है तो आप कहते हैं नहीं, तो हम तो बीरबल को याद कर लिए है ना, नेता के ऊपर बात आए। सर, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है संजीव वर्मा जी। मैडम का देखिए, उमा जी का कोई ऐसा आरोप नहीं है जो अनर्गल है और कोई ऐसी, मैंने कहा ना, जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम कोई पार्शियलिटी नहीं करते। जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोशीमठ में इतना बड़े, जोशीमठ लोगों को आप जोशीमठ की जो बात कर दिया, आप जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ में भी सरकार ने, संगठन ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पर जितने भी लोग प्रभावित थे उनके पुनर्वास का काम किया है, उनको अन्यत्र बसाने का काम किया है और जो भी लोग प्रभावित थे उनको पूरी तरह से आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। हमारे मंत्री, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार, आम आदमी ये जानना चाहता है कि बड़े लगातार मछलियों पर कार्रवाई कब किए रहे, लेकिन जानना चाहता है संजय जी, लेकिन वहां के जो स्थानीय विधायक जिन्हें जनता के बीच जाना चाहिए था वो गायब रहे, जिन्हें विधानसभा में और अन्य जो उचित प्लेटफॉर्म थे वहां पर अपनी बात को रखना चाहिए था, वहां पर इनके मुंह में दही जम जाती है, लेकिन सड़क पे हल्ला मचाते हैं, सड़क पर शोर करते हैं। ये लोग केवल और केवल राजनीति करते हैं। इनको न किसी की संवेदनशीलता से कोई मतलब है, न किसी के सरोकारों से कोई मतलब है। इनको हर समय राजनीति करने की आदत सी पड़ गई है और जनता ने इनको पूरी तरह से नकारने का काम। उत्तराखंड में क्या जो अधिकारी है कि बस से सरकार, उनके इशारे से सरकार चलती है? क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और उस घटना की न तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अभी संजीव वर्मा जी कह रहे थे कार्रवाई हुई, कार्रवाई किस पे हुई? अगर समीक्षा की जाए, आज जो एजेंसी थी सारे छोड़ के भाग गए, एक आम अधिकारी उसका यहाँ पे मिला है और उसके बाद दूसरा, आपने जो सरकारी विभाग था उसके एक छोटे से अधिकारी को आपने नाप दिया। बड़ा अधिकारी का जवाबदेही कहाँ है?
कौन पूछेगा उससे? एक मिनट बस। संजय जी, वो मैनेजर था उस प्रोजेक्ट का मैनेजर था, चमोला करके कोई व्यक्ति है, और उसको आज पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके क्यों कंपनी मालिक से गिरफ्तार हुआ साहब? उसके साथ 2 लोग और हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी होनी चाहिए। सर ऐसा है कि मगरमच्छ को बचाने के लिए मछलियों को तो देखो दांव पे लगाया ही जाता है, वो हकीकत है, और सरकार निरंतर ये करती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं मान्यवर से ये पूछना चाहूंगा कि जो आप बड़े बड़े अभी बीच में उन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड के कुछ विधायक जो है कुछ गाँव को गोद ले लेंगे, तो उनका क्या हुआ, वो कौन से गाँव में जाके कौन सा कार्य कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जोशीमठ का प्रकरण जब सामने आता है तो वहां के लोग गुहार लगा रहे थे कि आप पहाड़ों के अंदर ब्लास्टिंग मत कीजिए, ये चीजें मत कीजिए, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अभी मान्यवर ने कहा कि जी हम आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने महीने के कितने पैसे उनके बांध दिए जो आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं आप उनकी? आप मुझे ये बता दीजिए जिनके आपको घर जोशीमठ का जानकारी होनी चाहिए। घर उजड़ गए, 50,000 रुपए प्रति परिवार दिए गए हैं। ठीक है 50,000 रुपए प्रति परिवार। मान्यवर ने कहा 50,000 रुपए प्रति परिवार दिया गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 50,000 कितने समय चलेगा? ये अंतरिम सहायता 50,000 बताइए मेरे को आप क्या होता है मान्यवर? और यदि राजनीति का करने का किराए पर रहते हैं तो ये हकीकत है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप 50,000 पे आप बता रहे हैं हमने आर्थिक मदद की, मैं इनसे 50,000 में क्या अंतरिम मदद क्या होती है? अंतरिम मदद से क्या होगा? बता रहा हूँ। अंतरिम मदद से क्या होगा? ये होती है जो अगर मैं किसी को घर से निकाल दूं 413 करोड़ रुपया आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आपको पता नहीं प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड 12,000 करोड़ क्षेत्रों 12,000 करोड़ दी गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप बताइए, आप बताइए। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, आप अपने प्रदेश की बात कीजिए, आप कहीं और पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, जूते पहन के केदारनाथ धाम के तो घूमते था, आप नहीं बोलते? बताइए मेरे को क्यों नहीं हुआ? आप मुझे उनका बताइए, धाम के अंदर वो जूते पहन के घूमते तब आपके प्रवक्ता कहाँ जाते हैं? आप कैसे मार के आते हैं? संजय जी, आप लोग प्रियंका गांधी का कार्य कर रहे हैं, प्रियंका गांधी थी उस दिन, और कुछ नहीं है। वहां पर हमारे हिमाचल की बात करते हैं, दो दलित वहाँ पे भाई है, उनके साथ रहकर खाना खा रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या करती है? अरे एक बात आप करेंगे क्या? मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है सबके सामने है, बताइए मेरे को, और उस पर बात कर लीजिए। होती है। और ऐसा है, आप अपनी प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, वहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जाने की संवेदनशीलता है, वर्मा जी आपकी संवेदनशीलता आएगा समय बोल लेने दीजिए ना। सर मैं आपको एक बात, एक मिनट आपकी जो इस समय डिबेट पे जिस तरह से बात चल रही है, मैंने समझती हूँ जो हमारे होता है इसमें देख रहे हो उनको एक शब्द की समझ बेटर हो कि मुद्दे पर बात हो, सही तरीके से बात हो। यहाँ पर वोकल ग्लैंड्स की वो नहीं नापी आपकी किसका कौन कितना ज्यादा चिल्ला सकता है। आप आराम से बात कीजिए तो मुझे लगता है हमें भी समझ में आएगा और जनता को भी। अब देखिए ऐसा है कि आप सर से बात कर लेंगे तो हमारे जो मान्यवर भाजपा से आए हैं वो दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाते हैं। ये इनकी स्थिति नहीं है, ये प्रत्येक प्रवक्ता की स्थिति है भाजपा के, क्योंकि वो पॉइंट पे बात नहीं करते। वो प्रत्येक हमेशा मतलब ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ साफ तौर पर, ये राजनीति का विषय नहीं है, बहुत संवेदनशील विषय। आप नारों की बात करते हैं जी, हम प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दे दिया, भाजपा ने दे दिया नारा लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ करके नारा दे दिया इन्होंने, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं बात अभी दूसरे प्रदेशों की अगर बात डिबेट में बैठ के करेंगे तो हम भी मणिपुर की बात कर सकते हैं। क्या बात की आपने? मणिपुर की बेटी, राजस्थान की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी, सब में अंतर है क्या? बेटी है, बेटी का सम्मान सब जगह राज्य बनने के बाद सब जगह एक समान है। चलिए ठीक है, आपदा भी बात करेंगे, आज आपदा पे ही बात करेंगे। और मैंने कहा था राजनीतिक रूप से इसको नहीं मोड़ दिया है, लेकिन चलिए बहस है तो बात चली जाती है। उमा जी, इतना बड़ा पूरा
उत्तरकाशी बह गया जब बरुड़ावत आया, लोग संभले और संभलने के बाद 2010 में बहुत बड़ी आपदा आई, फिर 13 में आपदा आई, फिर जोशीमठ आया, और हम क्या इससे सीख नहीं ले पा रहे हैं? और बार बार केवल एक लाइन पे चीजों को खत्म कर दिया जाता है कि पूरे प्रकरण में एक दो आदमी को नाम देते हैं और उसके बाद उसकी जांच कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या हम सीख नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए श्रीवास्तव जी, इसके पीछे अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हिंदुस्तान के साथ है। सबसे बड़ी बात तो हमारे जान की कीमत नहीं है, हमें कोई बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ हम इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है। हाँ, दिल्ली में जान की कीमत है ही नहीं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। दिल्ली में आप लोग जान की कीमत समझते नहीं, इसीलिए आपने यमुना में लोगों को बसाने का काम किया। आपके लिए जान की कीमत अच्छा, एक नहीं ना। संजू वर्मा, रिस्पना में किसने बसाया? अच्छा, रिस्पना में किसने बसाया? बिंदाल में किसने बसाया? आपके विधायक का मैं नाम लूं? आपके विधायक का मैं नाम लूं? पूछिए, आपके विधायक का नाम लूं? कांग्रेस में थे, उसने बसाया, मैं नाम लूं? लेकिन चलिए, आज वो मुद्दा नहीं है, आज केवल आपदा पे हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ खासतौर पर उत्तराखंड में क्या है, लगभग सभी प्रदेशों में जो भ्रष्टाचार है, इसमें मैं सभी को शामिल करूंगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, क्योंकि ये मुद्दा हिंदुस्तान का है, ये मुद्दा हमारे देश का है। पैसा आता है, 100 रुपया आता है, उसके बाद बंदर बाट हो जाती है कि सचिव कितना खाएगा, अपर सचिव कितना खाएगा, मुख्यमंत्री को कितना जाएगा, वहां के विधायक को कितना जाएगा, वहां के ठेकेदार को कितना जाएगा, छोटे अफसर को कितना जाएगा, उसके बाद उस मजदूर को कितना जाएगा, बचता कितना है निश्चित लगते लगते ऊपर से सब कुछ बंदर बाट हो जाती है। उसके बाद जब आपदा आती है, मारा कौन जाता है? मारा वो गरीब जाता है, बेचारा तो वहां 400 रुपए की मजदूरी कर रहा होता है। हर जगह हर आपदा में गरीब ही मारा जाता है। आज तक आपने किसी करोड़पति अरबपति को किसी आपदा में मरते सुना है? ये है हमारे देश का सच, ये है हमारे उत्तराखंड के हर पार्टी का सच। इस देश के जो जड़ों में जो भ्रष्टाचार की घुन लगी हुई है, मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा कि बड़ी ईमानदारी से आपने ये बात कही है, और आपने किसी को नहीं, आप चाहे जिस पार्टी से, एकदम सही बात, सही बात, सही वो बात है आपदाओं की वजह से। सही बात, मैं नहीं समझती कि आपदाएं जो है संजू वर्मा जी, आपदाएं इंसान की गलतियों की वजह से आती है। संजू वर्मा जी, ये बहुत सही थे कि उमा जी ने बड़ी ईमानदारी से बातों को कही है। इस बात को आप भी मानते हो कि जो करप्शन है ऊपर से नीचे तक, उसे सुधारने की जरूरत है। उसमें हम कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और किसी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मानवीय त्रुटि से घटनाएं हो रही हैं, तो क्या हुआ तत्कालिक रूप से, मतलब इमीडिएट, क्या हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? हम एक अधिकारी पे कार्रवाई करके अपने आप को बचा के निकल जाते हैं, एक मैसेज दे देते हैं कि एक आदमी के ऊपर कार्रवाई हो गई, अब हमने जांच बैठा दी है। जांच में कहां किसी को आज तक किसी को फिर दोबारा कार्रवाई हुई है? साहब संजय जी, देखिए, मजिस्ट्रेटी जांच के तुरंत आदेश दिए गए हैं सर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 जाने एक साथ गई हैं जी। बहुत बड़ी मानवीय क्षति हुई है और एक बड़ा संवेदनशील मामला है, और ये इस मामले के ऊपर मैं सोचता हूँ राजनीति। और सर, ये तो आप भी मानते होंगे ना सर, ये तो आप भी मानते होंगे कि मानवीय त्रुटि है, आदमियों की गलती से हुई है ये चमोली की घटना, ये मानते हैं कि नहीं आप? संजय जी, देखिए, मजिस्ट्रेटी जांच के हमने आदेश दिए हैं सर। जो चीज, जो समाचार निकल के सामने आ रहा है, सर बोलने तो दें, बोलने तो दें। मैंने कहा मानवीय त्रुटि है या कैसे, कौन सी त्रुटि है? यदि मानवीय त्रुटि इसके अंदर पाई जाती है तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम लोग करेंगे। सर देखिए, ऐसा है कि मैं अब प्रवक्ता जी ने तो कह दिया कि जिस पर जांच बैठी, वो जांच का पता नहीं कब निर्देश होगा, कब उसका सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ नहीं कह सकते, ये होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक जो अपने मन में जो मेरे विचार घूमता है उसको मैं रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन चीजों को रोकना है तो जो प्राइवेट बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सरकार द्वारा, उनसे आप एक, मैं कहता हूँ कि या तो स्टाम्प लिखवा लीजिए या रजिस्टर्ड करवा लीजिए, उनसे साइन करा लीजिए कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और ये पुल बन के तैयार हो रहा है, तो अगर आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ये टूटेगा तो ये सारा का सारा जिम्मा आपका होगा। सर आप उस दिन लिख के ले लीजिए, उस दिन के बाद जो कायाकल्प होगा,
जो काया पलटेगी वो सबके समस्त होगी, क्योंकि क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, ये हकीकत है। देखिए, मैं अगर एक बिल्डर हूँ और मैं किसी को रख लूं और मेरी कंपनी उस बिल्डर फ्लाईओवर को तैयार करे या कुछ करे और वो टूट जाए, तो मैं एक मैनेजर को दरखास्त कर दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बच गया। देखिए, अगर ऐसी चीजें लानी है देश के अंदर और निरंतर तरक्की की ओर जाना है, तो हमें ये देखिए, सरकारों का मामला है, पलटेगी सरकार, भाजपा कांग्रेस, ये सब आम आदमी पार्टी सब होगा, लेकिन हमें मेन इन चीजों पे, क्योंकि मान्यवर तो अभी मानेंगे नहीं, ये मान्यवर सोच नहीं बदल, मान्यवर मानेंगे नहीं, क्योंकि सरकार ने 40% ले रखा है, दूध खा रहे हैं लोग, ये नहीं बोलेंगे। संजय जी लेंगे नहीं ना, वर्मा जी बोलेंगे नहीं, वर्मा जी बोलेंगे नहीं, 50 सालों में और मैं तो रोड जितनी ऐसी तैसी हो जाए, आप मुझे बता दीजिए कितने जितने रहे हैं इनके कार्यकाल के बदले जितनी सड़कें बर्बाद हो रही इनके कार्यकाल, कोई वाला का जो पुल बना वो हमारी सरकार में, बिल्कुल अरे आप फिर वही बात, 40 साल पहले की सरकार, आप 40 साल पहले किसकी सरकार थी? अभी 40 साल पहले चले गए, अरे अभी क्या हो रहा है बताइए? 40 साल पुराना पुल था। मान्यवर आप अच्छा ठीक है, मेरी बात संजय जी मैं मानेगा 40 साल पहले कांग्रेस को जैसे भी इन्होंने आपकी बोला बात सुनिए, अरे मान्यवर फिर वही बात, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपनी बात बता रहे हैं। सर देखिए, क्वालिटी के ऊपर नॉर्मल सी बात है, अभी क्वालिटी के ऊपर संजय वर्मा, इस समय की बाध्यता होती है, थोड़ा सा समय हाईवे बात नहीं, अकेले बुला लीजिए हाईवे बन रहे हैं संजय वर्मा, अगले 20 साल तक, संजय वर्मा, अगले 20 साल तक की ठीक है, संजय वर्मा जी की जिम्मेदारी दो और पैनलिस्ट है, उनको भी सुन लेते हैं जी। मेरा कहना है, सर जो सर ने बात करी, जो नई बात मिली, तो इन्होंने कहा जी वो पुल कांग्रेस ने बनाया जो 70 साल पहले राज कर रही थी, 70 साल से, ठीक है जी, मैं मान गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप लाए, एक बरसात में क्या हाल हो गया उसको तो मानते हैं। आज उमा जी, आप फिर वही बात, उमा जी, ये मैं नहीं करता हूँ ना, मुझे पता है उमा जी लोगों की सर संजय वर्मा जी रुकिएगा। उमा जी, 2000 में ये राज्य बना, बड़ी उम्मीदें थी, बड़े संघर्ष के बाद बना, और आज भी कांग्रेस भाजपा सत्ता में, कभी कांग्रेस रहती है कभी भाजपा रहती है, और इन दोनों के पार्टियों के चक्कर में क्या पूरा प्रदेश पिस रहा है? देखिए, इन 2 पार्टियां हो, 4 पार्टियां हो, 6 पार्टियां हो, मैं किसी पार्टी को दोष ही नहीं दे रही हूँ। ये मानवीय दोष है कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं और हमें सिर्फ पैसे खाने से मतलब होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। अभी हमारे दोनों भाई बहस कर रहे थे कि 40 साल पुराना पुल टूटा, कांग्रेस का बनाया हुआ पुल टूटा। उस समय मुझे अपने आप में बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि वो अंग्रेज जो हमारे देश को लूट के खा रहे हैं, उनका एक भी पुल नहीं टूटा आज तक। वो 150 साल पहले के बनाए हुए पुल आज तक नहीं टूटे हैं, क्योंकि मुझे वाकई में शर्म महसूस होती है कि उन अंग्रेजों के बनाए हुए पुल, जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश को खाया, हमारा कोहिनूर लेकर गए, हमारे लोगों को उन्होंने फांसियों पर चढ़ाया, और हमने कैसे इस हालत को पाया। उन अंग्रेजों का 150 साल बनाए हुए पुल आज तक नहीं टूटे, और हमारे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वाले पुल टूटे जा रहे हैं। कौन दोषी है इस बात का? हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हमें पहले समय की बाध्यता होती है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर चर्चा बनती है, और चर्चा में सकारात्मक चर्चा हो, हम अगर निष्कर्ष पे पहुंचे तो बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद उमा सिसोदिया जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, और धन्यवाद अमनदीप। विषय ये नहीं है कि इस प्रदेश में जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, विषय ये है कि बार बार क्यों हो रहा है। विषय ये है कि हम उससे सीख क्यों नहीं ले रहे हैं। विषय ये है कि अगर आपदा प्रदेश बन जाएगा ये प्रदेश, तो उम्मीदें कहाँ रहेंगी। विषय ये है कि बड़ी उम्मीद, बड़ी लड़ाई के बाद इस प्रदेश को, प्रदेशवासियों को उनका प्रदेश मिला। देवभूमि को, देवभूमि के लोगों को, पहाड़ के लोगों को पहाड़ का प्रदेश मिला। विषय ये बनता है कि जिन उम्मीद के साथ उन्होंने इस प्रदेश को लिया और प्रदेश संघर्षों के बाद इस प्रदेश को लिया, वह उद्देश्य कब पूरे होंगे। धन्यवाद।